सो वेलकम टू द इन हाउस लॉ क्लासेस। और यहाँ पे एक वर्ड आपको बीच में दिख रहा है, अनसाउंड माइंड। इससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अनसाउंड माइंड यानी क्या होता है। यदि अनसाउंड माइंड व्यक्ति कुछ ऑफेंस कमिट कर लेता है तो सेक्शन 84 आईपीसी का कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अनसाउंड माइंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके ऊपर केस नहीं चलेगा क्योंकि आपको समझ नहीं थी। वही बात जो है, जब अनसाउंड माइंड व्यक्ति कोई केस कर देता है, कुछ ऑफेंस कमिट कर लेता है, तो किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाएगा, क्या प्रोसीजर उसका है, तो उससे जो है हमारा सीआरपीसी का चैप्टर 25 डील करता है। सेक्शन 328 से 339 के बीच में इस चीज से डील किया जाता है। सो लेट्स सी कि क्या इसका प्रोसीजर है। देखिए, सेक्शन 84 जो है आईपीसी का, वो कहता है कि नथिंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन। मतलब कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य, जिस समय वो उस वर्क को, उस काम को कर रहा है, यदि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के नेचर पे है, और या फिर वो इनकेपेबल है ये समझने के लिए कि किस क्या वो एक्ट कर रहा है, वो किस कंडक्ट का एक्ट है, क्या वो क्रिमिनल है कि क्या वो एक्ट लीगल है कि क्या वो इलीगल है, और या फिर वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि जो चीज वो कर रहा है वो इम्प्रॉपर है या फिर वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि वो उसकी दिमाग की हालत स्थिर नहीं थी, उस वो अनसाउंड माइंड का था उस दौरान जिस समय उसने ऐसा एक्ट किया। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति कुछ एक्ट करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इट इज अंडर जनरल एक्सेप्शन। तो इसलिए सीआरपीसी का चैप्टर 25 जो है वो 328 से 339 के बीच में उसमें प्रोविजन दे रखे हैं कि जो अनसाउंड माइंड के एक्यूज पर्सन होंगे उनसे किस तरीके से डील किया जाएगा। सो मेनली जो है ये मेंटली इल पीपल जो होते हैं उनके इंटरेस्ट में इस प्रोविजन को रखा गया है। तो सेक्शन 328 जो है वहां पे बताया गया कि जब एक्यूज ल्यूनेटिक है, एक्यूज पागल है, तो उसमें किस तरीके का प्रोसीजर चलेगा। तो देखिए, जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होल्ड करता है और उसके पास एक सफिशिएंट कॉज इस बात को बिलीव करने के लिए कि जो व्यक्ति जिसकी इंक्वायरी की जा रही है वो अनसाउंड माइंड का है और वो अपना डिफेंस जो है उसको पुट अप करने में इनकेपेबल है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है इस फैक्ट को इंक्वायर करेगा कि भाई ये व्यक्ति वाकई अनसाउंड ऑफ माइंड है कि नहीं, क्या ये वाकई अनसाउंडनेस इसकी है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो है मजिस्ट्रेट इस चीज को, इस फैक्ट को डील करेगा। तो उसके लिए मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को सिविल सर्जन के पास प्रेफर करेगा एग्जामिन के लिए, या फिर किसी अदर मेडिकल ऑफिसर के पास करेगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया होगा। और उसके बाद जो है वो एक्यूज्ड उनको उसको एग्जामिन किया जाएगा उस सर्जन के द्वारा या उस अदर ऑफिसर के द्वारा, जो भी मेडिकल ऑफिसर है। फिर जो भी सिविल सर्जन या मेडिकल ऑफिसर उसको एग्जामिन कर रहे हैं उनको एज अ विटनेस एग्जामिन करेगा कोर्ट, और फिर उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा। लेटर ऑन, यदि सिविल सर्जन को ऐसा लगता है कि एक्यूज जो अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसी कंडीशन में वो साइकेट्रिस्ट को या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को केयर, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन के लिए, उसकी कंडीशन जिस तरीके की है तो उसमें प्रोग्नोसिस करने के लिए जो है वो क्या कर देगा, उसको प्रेफर कर देगा। फिर साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इन्फॉर्म करेंगे मजिस्ट्रेट को कि क्या एक्यूज्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रहा है या वो मेंटली रिटार्ड है कि नहीं। यदि साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि एक्यूज जो है वो एग्रीव्ड है, तो वो जो है एक अपील कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड के सामने, जिसके अंदर जो है फॉलोइंग मेंबर्स होंगे। एक साइकेट्री यूनिट जो है नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, उसका हेड होगा, और एक फैकल्टी मेंबर होगा साइकेट्री का जो कि नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज का होगा। अब जब तक ये एग्जामिनेशन और इंक्वायरी पेंडिंग है तब तक मजिस्ट्रेट जो है वो उस एक्यूज्ड के साथ, उस व्यक्ति के साथ सेक्शन 330 के प्रोविजन से डील करेगा। अब देखिए, यदि ऐसा मजिस्ट्रेट जो है, जब उसको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई कि जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा कि डिटरमाइन करेगा कि क्या ये वाकई अनसाउंड माइंड का है कि नहीं, और उसके बाद ये देखेगा कि क्या एक्यूज्ड इनकेपेबल है डिफेंस में एंटर करने के लिए,
यदि उसको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई एक्यूज जो है इनकेपेबल है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट अपनी फाइंडिंग्स जो है उसको रिकॉर्ड करेगा, और जो भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंसेस लाए जा रहे हैं उनको एग्जामिन करेगा, और उसके बाद एक्यूज्ड के एडवोकेट को सुनेगा, फिर बिना एक्यूज्ड को क्वेश्चन करे, और यदि जज को ऐसा लगता है दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कि भाई यहाँ पे कोई भी प्राइमा फेसी केस एक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं बनता, तो ऐसी कंडीशन में इंक्वायरी को पोस्टपोन करने के बजाय वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है और 330 के मैनर से डील करेगा। अब लेटर ऑन क्या होता है कि भाई अ, ऐसा लगता है यदि मजिस्ट्रेट को कि भाई कोई प्राइमा फेसी केस जो है एक्यूज्ड के अगेंस्ट बनता है इस स्टेज में, तो ऐसी कंडीशन में, और वो अभी जो है फिलहाल में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेज पे आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो अपनी प्रोसीडिंग को सर्टेन पीरियड के लिए पोस्टपोन कर देगा, आगे बढ़ा देगा, जब तक कि वो व्यक्ति पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि और ये इस रीजन को रिकॉर्ड करके कि भाई अभी उसको एज ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और एक्यूज्ड को जो है फिर सेक्शन 330 के प्रोविजन से वो डील करेगा। सेक्शन 329 जो है, 329 बताता है कि जब किसी कोर्ट के समक्ष किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की प्रोसीजर क्या होगी, किस तरीके से जब उसको ट्राई किया जा रहा है तो वो क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो यदि जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्राई किया जा रहा है और ऐसा अपीयर होता है, जनरली क्या है जो अभी हमने लास्ट में प्रोसीजर पढ़े वही हुबहू प्रोसेस जो है यहाँ पे दे रखी है, तो जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है उसको उसी हिसाब से डील करेगा। सबसे पहले उसको मेडिकल प्रोफेशनल्स को भेजेगा, वो उसको इवैल्यूएट करेंगे, बाद में वो अपनी रिपोर्ट यदि उनको लगता है कि हाँ, ये अनसाउंड माइंड का है, फिर साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को जो है वो प्रेफ़र करेंगे। लेटर ऑन जो है वो अपील भी कर सकते हैं, जो ऑफिसर्स थे बोर्ड के सामने, और उसके बाद जो है उसी बेसिस पे यदि कोर्ट को ऐसा लगता है या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है या सेशन कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, हाँ, ये अनसाउंड माइंड का है, ये अपना डिफेंस पुट अप नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, उनके विटनेस रिकॉर्ड करेगा, और जो है उनको यदि लगता है कोई प्राइमा फेसी केस बन रहा है इस कंडीशन में, तो जो है वो अ, आगे केस को पोस्टपोन कर देगा, बढ़ा देगा, जब तक कि ये पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाता। यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है इस स्टेज पे, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी कर सकता है। कुलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का एक केस था। इस केस में डिसाइड किया गया था, बताया गया था कि भाई सेक्शन 329 सीआरपीसी का जो है वो अनसाउंड माइंड के पर्सन के ट्रायल से रिलेट करता है, और यदि किसी व्यक्ति ने 329 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर कोई एप्लीकेशन दी है, तो इसका मतलब भी जो है वो एप्लीकेशन पे भी जो है ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, उस व्यक्ति पे भी जिसने एप्लीकेशन दी उस पे ये भी एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 330 क्या कहता है? सेक्शन 330 कहता है रिलीज ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। अब देखिए क्या है कि सेक्शन 328 और 329 के अंदर यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है या फिर वो अपना डिफेंस रखने में इनकेपेबल है इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान, तो भले ही वो ऑफेंस बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, कोर्ट जो है उस व्यक्ति को रिलीज कर देगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि भाई जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो मजिस्ट्रेट मस्ट ग्रांट बेल, मतलब मजिस्ट्रेट को वहां पे बेल ग्रांट करना ही होगा। अब मान लीजिए कभी कोई ऐसी कंडीशन बन जाती कि मजिस्ट्रेट जो है बेल नहीं ग्रांट करता, वो इस नेचर का यदि ऑफेंस हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो है एक्यूज्ड को ऐसी लोकेशन पे रखा जाएगा जहां पे उसको उसकी कंडीशन से ठीक होने का ट्रीटमेंट दिया जा सकता हो। सेक्शन 331 रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब कि जांच और विचारण को पुनः चालू करना, वापस से स्टार्ट करना। अब देखिए अभी तक तो वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का था, और लेटर ऑन क्या होता है कि भाई फिलहाल में क्या कर दिया था कोर्ट ने कि या तो प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था, या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो जब मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि वापस उसकी मेंटल साउंडनेस आ गई है या अब वो इंसेन नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है वो उस पर्सन को समन भेजेगा, और उसके बाद इंक्वायरी और ट्रायल जो है उसको दोबारा से स्टार्ट करेगा। सुभाष भारद्वाज वर्सेस स्टेट का एक केस हुआ था 2016 में। इसमें
कोर्ट ने ये बोला था कि भाई ट्रायल जो है उसको तब शेड्यूल किया जाएगा जब ट्रायल कोर्ट जो है वो रिसीव कर लेता है आईएचबीएएस रिपोर्ट। आईएचबीएएस रिपोर्ट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस की जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर लेगा उसके बाद वो कंप्लीट जो है करेगा अपने इन्वेस्टिगेशन को, जो कि 331 के परसुएंट होगा। उसके बाद जो है वो ट्रायल को रीशेड्यूल करेगा और वापस से चालू करेगा। सेक्शन 332 जो है सीआरपीसी का वो डील करता है प्रोसीजर ऑफ एक्यूज्ड अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, कि अब एक्यूज जो है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष अपियर हो रहा है उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो देखिए क्या होता है कि यदि एक्यूज दोबारा से जब मजिस्ट्रेट और कोर्ट के समक्ष जो है प्रस्तुत होता है और मजिस्ट्रेट और कोर्ट जो है वो ये कंसीडर करते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ अब ये व्यक्ति जो है अब कैपेबल है अपने डिफेंस को प्रेजेंट करने के लिए, तो उसके बाद से इंक्वायरी और ट्रायल जो है दोबारा से चालू की जा सकती है। अब मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट दोबारा जब उसको जांच करते हैं और ऐसा लगता है कि ये वापस वाकई जो है इनकेपेबल है इस चीज से डील करने के लिए, और उसकी स्थिति जो है वैसी ही है जैसी 328 329 के अंदर जब उन्होंने डील किया, तो उसके जो प्रोविजन है उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट पहले तो डील करेंगे और लेटर ऑन जो है फाइनल में उस एक्यूज्ड को जो है 330 के प्रोविजन से डील किया जाएगा यदि ये पाया जाता है कि वो अपना डिफेंस रखने में सक्षम नहीं है, और या फिर वो जो है अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड नेचर का है। गीक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 का एक केस हुआ था। इसमें जो है कोर्ट ने ये बोला था कि ट्रायल जो है वापस से तब कंटिन्यू किया जाएगा जब एक्यूज्ड अपना डिफेंस प्रेजेंट करने के कैपेबल हो। सेक्शन 333 डील करता है व्हेन एक्यूज्ड अपीयर टू हैव बीन ऑफ साउंड माइंड। जब एक्यूज जो है साउंड माइंड अपीयर होता है उस समय में क्या होगा। तो जब एक्यूज जो है वो साउंड माइंड का अपीयर होता है ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान, और मजिस्ट्रेट जो है एविडेंस को देखने के बाद ही सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई यहाँ पे सफिशिएंट कारण है हमारे पास कि एक्यूज ने ये एक्ट को कमिट किया है। यदि वो साउंड माइंड का होता तो इस एक्ट को ऑफेंस माना जाता, और दैट ही वॉज, जब उसने ये एक्ट कमिट किया था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण जो है वो इनकेपेबल था ये जानने के लिए कि जो उसने एक्ट किया है वो रॉन्ग है और कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। तो ऐसी कंडीशन में जो है मजिस्ट्रेट केस में आगे प्रोसीड करेगा, फर्दर प्रोसीडिंग करेगा। यदि मान लीजिए जो ऑफेंस उससे कमिट हुआ था वो ऐसा ऑफेंस हो या वो एक्ट ऐसा हो जो कि स्पेसिफिकली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है उस केस को कमिट कर देगा सेशन कोर्ट को। सेक्शन 334 जो है सीआरपीसी का वो डील करता है जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑफ द एक्यूज ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड पे जब एक्यूज का जो है एक्विटल हो रहा है, उस एक्विटल का जजमेंट जब किया जा रहा है तो क्या कैसी क्या प्रक्रिया होगी। तो 334 ये बात बताता है कि यदि कोई पर्सन को इस ग्राउंड पे एक्विट किया जा रहा है कि बरी किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी, कि उस व्यक्ति ने जो है, या ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वो जो है अनेबल था उस नेचर को आइडेंटिफाई करने में कि जो वो एक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्री टू द लॉ है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है अपनी फाइंडिंग्स को स्पेसिफिकली स्टेट करेगा कि भाई एक्यूज्ड जो है उसने उस एक्ट को कमिट किया था कि नहीं किया था। वेदर उसको भले ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड पे वो छोड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या उस व्यक्ति ने उस एक्ट को कमिट किया था कि नहीं किया था। सेक्शन 335 जो है वो डील करता है पर्सन एक्विटेड ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन्ड इन सेफ कस्टडी। जिस पर्सन को एक्विट किया गया है ऐसे ग्राउंड पे उसको जो है सेफ कस्टडी में डिटेन किया जाएगा। तो सेक्शन 335 जो है वो कहता है कि यदि किसी पर्सन को एक्विट किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसेनिटी, तो उसको जो है किसी सेफ कस्टडी में या रखा जाएगा, यानी कि किसी अच्छी जगह पर रखा जाएगा जहां उसका ट्रीटमेंट चल सके, और या फिर उसको जो उसके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी जो है कोई एक्यूज्ड पर्सन को डिलीवर किया जा रहा है उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उनको तभी डिलीवर करेगा जब वो व्यक्ति या रिलेटिव जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन रखते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको आप हमारे पास छोड़ दीजिए, और फ्रेंड और रिलेटिव जो है उस एप्लीकेशन में ये श्योरिटी देंगे
कि भाई हम जो है इसकी सिक्योरिटी करेंगे और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी रिलेटिव और फ्रेंड की, भाई वो प्रॉपर केयर करेंगे इंडिविजुअल का, जो व्यक्ति है जो एक्यूज है, और जब भी नेसेसरी होगा तो रिलेटिव और फ्रेंड जो है वो इंस्पेक्शन के लिए स्टेट, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है किसी पर्सन को, तो उसको इंस्पेक्शन के लिए रेगुलरली बुलाएंगे या उसको बताएंगे। सेक्शन 336 जो है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेट कर सकता है, एम्पावर कर सकता है किसी जेल के ऑफिसर इंचार्ज को, जहां पे उस पर्सन को कन्फाइन किए करके रखा गया है अंडर सेक्शन 330 और 335, कि वो जो व्यक्ति है जो ऑफिसर इंचार्ज है वो डिस्चार्ज कर सकता है ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। किसी प्रिजन के जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं उनके किसी भी फंक्शन को वो डिस्चार्ज कर सकता है, जो कि सेक्शन 337 और 338 के अंदर दिए गए हैं। जहां पे सेक्शन 337 उस प्रोविजन से डील करता है जहां पे जो लूनेटिक व्यक्ति है, जो लूनेटिक प्रिजनर है, वो अब जो है उसकी रिपोर्ट लाई जा रही है कि वो अब कैपेबल हो चुका है अपना डिफेंस देने के लिए। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति को यदि जेल में रखा गया है और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द प्रिजन जो है वो सर्टिफाई कर देते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है अब जो है कैपेबल है अपना डिफेंस पुट अप करने के लिए, या फिर यदि मान लीजिए उसको लुनेटिक असाइलम में रखा गया है तो उस असाइलम के जो विजिटर हैं तो उनमें से एनी टू ऑफ द देम, कोई भी दो लोग यदि ये सर्टिफाई कर देते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है अब कैपेबल है अपना डिफेंस पुट अप करने के लिए, तो उस व्यक्ति को जो है फिर मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है 332 के हिसाब से उसको डील करेंगे, 332 सेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से उसको डील करेंगे, और जो इंस्पेक्टर जनरल या विजिटर का जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो भी जो है एज अ एविडेंस रिसीव किया जा सकता है। एम्परर वर्सेस मोतीलाल हीरालाल 1921 का ये केस है। इसमें ये डिसाइड किया गया था कोर्ट के द्वारा कि भाई कोर्ट जो है एक्यूज्ड के ट्रायल को तब कंटिन्यू करेगी जब वो अपने आप को डिफेंड करने के कैपेबल हो जाएगा। सेक्शन 338 डील करता है जहां पे ल्यूनेटिक जो है, जिस जो डिटेन्ड ल्यूनेटिक है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है फिट टू बी रिलीज्ड, कि उसको अब जो है रिलीज कर दिया जाए। उस चीज की प्रोसेस जो है यहाँ पे दे रखी है। तो यदि कोई पर्सन जिसको डिटेन किया गया था सेक्शन 330 और 335 के अंदर, और जो इंस्पेक्टर जनरल या विजिटर है यदि वो सर्टिफाई कर देता है उनके जजमेंट के हिसाब से कि वो पर्सन जो है अब बिना किसी डेंजर के जो है उसको रिलीज किया जा सकता है, वो किसी को अब इंजरी नहीं पहुंचाएगा, ना ही वो खुद को इंजरी पहुंचाएगा, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके रिलीज के ऑर्डर कर सकती है या उसको कस्टडी में भी भेज सकती है, और या फिर जो है उसको पब्लिक ल्यूनेटिक असाइलम में भेजा जाएगा यदि उसको ऑलरेडी पहले नहीं भेजा गया है तो। एंड इन केस जब यदि उसको जो है वहां यदि भेजा जाता है असाइलम में, तो फिर एक कमीशन तैयार होगी जिसमें एक एक जुडिशियल ऑफिसर और दो मेडिकल ऑफिसर होंगे। फिर ये कमीशन जो है एक मेडिकल फॉर्मेलिटी, मतलब एक फॉर्मल इंक्वायरी करेगी, अ, और यहाँ पे चेक करेगी कि भाई ये पर्सन जो है ये वाकई अब ठीक हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करेगी जो भी नेसेसरी होंगे, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सेंड करेगी, फॉरवर्ड करेगी, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या ऑर्डर करना है, कि क्या इसको रिलीज कर दिया जाए या फिर इसको डिटेन किया जाए। सेक्शन 339 डील करता है ल्यूनेटिक को डिलीवर करना टू द केयर ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड। तो यदि कोई पर्सन के रिलेटिव या फ्रेंड ऐसा चाहते हैं कि उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाए और उनके पास जो है छोड़ दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे रिलीज के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसी रिक्वेस्ट को तभी एक्सेप्ट करेगी, ऐसी एप्लीकेशन को, या तभी जो है रिक्वेस्ट को ग्रांट करेगी परमिशन अपनी, जब वो पर्सन जिनको डिलीवर किया जा रहा है वो ये बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो उसको प्रॉपरली उसका केयर करेंगे, उसको प्रॉपरली उसका ध्यान रखेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी चीज को हार्म ना पहुंचाए, वो सेल्फ हार्म ना करे। ठीक है, जब जब इंस्पेक्शन के लिए उसको बुलाया जाएगा वो उसको लेके आएंगे, या जब जब मजिस्ट्रेट जो है आवश्यकता होगी जरूरी समझेगा तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा, तब वो उसको लेके आएंगे। अब मान लीजिए कि
यदि वो जो व्यक्ति है, यदि उसका ट्रायल पोस्टपोन किया गया था कुछ समय के लिए क्योंकि वो अनसाउंड माइंड था या अपना डिफेंस रखने के इनकेपेबल था, और यदि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है वो ये सर्टिफाई कर देता है कि नाउ ही इज कैपेबल टू गिव एविडेंस, तो ऐसी कंडीशन में जो है बुलाया जाएगा उसके रिलेटिव्स को और उसके फ्रेंड्स को, समन किया जाएगा, बोला जाएगा कि जो है अब वो कैपेबल है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करें, और जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा तो सेक्शन 332 से जो है कोर्ट डील करेगा, और जो सर्टिफिकेट दिया गया था इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के द्वारा उसको एज अ एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। गीक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में बताया गया था कि भाई सेक्शन 338 और 339 के फर्स्ट सबसेक्शन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो है सुटेबल डायरेक्शन देगा टू डिलीवर द अपीलेंट टू एनी ऑफ हिज रिलेटिव और फ्रेंड्स व्हेन ही इज फिट। जब वो फिट होगा तो उसको जो है उसके फ्रेंड्स या उसके रिलेटिव को के पास भेज दिया जाएगा। सो होप यू एंजॉयड, और यदि कोई भी डाउट आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे नंबर दे रखे हैं, आप उस पे जा सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, होप यू एंजॉयड द क्लास।